नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड फोटो केमिस्ट्री में हम जेब्लॉन्स्की डायग्राम देखेंगे। उससे पहले हमने देखा था बीयर्स लॉ, बीयर्स-लैम्बर्ट लॉ, और उसके बाद हमने लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री में हमने देखा था दो नियम देखे थे। एक हमने देखा था ग्रोथस-ड्रैपर का नियम और दूसरा हमने देखा था स्टोक-आइंस्टीन नियम या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। तो आज हम देखेंगे जेब्लॉन्स्की डायग्राम। ये साइंटिस्ट, जैसा कि आपको विदित है, साइंटिस्ट जेब्लॉन्स्की ने ये डायग्राम दिया है। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाने के लिए उसने ये डायग्राम दिया है। हम ये जानते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में अणु द्वारा प्रकाश या क्वांटम का अवशोषण होता है और फिर ये अणु जो इनका अवशोषण करते हैं ये क्रियाकारी अणु में परिवर्तित होते हैं और फिर उसके बाद इनमें होने वाले विभिन्न प्रकाश और भौतिक एवं प्रकाश रासायनिक प्रक्रमों को समझना भी आवश्यक है। तो इसको हम इस जेब्लॉन्स्की डायग्राम के द्वारा समझेंगे। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप ये जानते हैं कि जब कोई भी अणु ग्राउंड स्टेट में होता है या यूँ कहें मूल अवस्था में होता है तो उसमें एनर्जी बहुत कम होती है, जिसे हमने इस डायग्राम में S0 के द्वारा दर्शा रखा है। और यहाँ पर जो अणु हैं वो उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनमें आप ये जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है किसी कक्षक में सम अवस्था में होता है, यानी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक का स्पिन +½ होता है तो दूसरा का -½ होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट स्पिन में एक कक्षक में रहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये S0 ग्राउंड स्टेट से ये एनर्जी को, ये फोटोन या क्वांटा को एब्जॉर्ब करके ये सिंगलेट स्टेट में पहुंचता है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है। तो देखिए ये इसको एब्जॉर्प्शन करके और ये S1 में पहुंचा, तो इसको हमने सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1 नाम दिया। और फिर अगर एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब की तो फिर ये सिंगलेट S2 में पहुंचता है और ज़्यादा तो ये S3। तो ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1, S2 और S3 है, जो कि इस डायग्राम में बताया गया है। और फिर इसमें आप ध्यान से देखिए S3 से ये वापस X2 में आता है, तो उसको हमने नाम दिया IC। ध्यान देना, डायग्राम में हमें ये दर्शाना आवश्यक है IC मतलब इंटरनल कन्वर्शन, या जिसे हम हिंदी में आंतरिक रूपांतरण कहते हैं। S3 से S2 में आया या S2 से S1 में आया, तो उसको भी हमने IC से डिनोट किया हुआ है, S2 से S1 में। इसके अलावा यहाँ पर अणु जो है ऊर्जा का उत्सर्जन जो करता है वो एक सिंगलेट स्टेट से ये ट्रिपलेट स्टेट में भी ये आते हैं। तो जैसे S3 से T3 में आता है तो उसको हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, या जिसे हम ISC से डिनोट करते हैं। तो देखिए S3 है, इस S3 से ये T3 में आया तो उसको हमने क्या नाम दिया ISC या अंतःतंत्र लंघन। इस डायग्राम में शो किया हुआ है, ये ट्रिपलेट स्टेट T3 है। और इसी तरह से S2 से T2 में आता है तो ये ISC कहलाएगा। और इसी तरह से S1 से ये अंतःतंत्र लंघन के द्वारा T1 में ये आता है। तो ये इस तरह से ये जो डायग्राम में हमने दर्शा रखा है ये सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि S1 से S0 में ये वापस आ रहा है, जिसको हमने नाम दिया प्रतिदीप्ति। यानी ये S1 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1 से ये जब वापस
ग्राउंड स्टेट में या मूल अवस्था में आ रहा है तो ये विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, जिसे हमने इसको नाम दिया हमने फ्लोरेसेंस, या इसको हम हिंदी में प्रतिदीप्ति कहते हैं। और जब ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट में आता है, यानी T1 से S0 में आया, तो हम उसको फास्फोरेसेंस कहते हैं, या इसको हम स्फुरदीप्ति कहते हैं, जिसको कि हमने इस डायग्राम में ये बॉक्स से समझा रखा है। ये स्फुरदीप्ति है और ये प्रतिदीप्ति है, फ्लोरेसेंस है। तो ये सारी चीज़ जो आप इस डायग्राम में आप एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज़ को आपको बताना होगा। अब इस डायग्राम में देखिए, आपको ये भी बताना है कि जब S3 से S2 में आता है तो उसको हमें ये इस तरह से बताना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं S3 से S2 में, यानी वेवी जो एरो है उससे दर्शाना है। देखो S3 से S2 में ये देखो एरो, S2 से S1 में फिर ये देखिए ये लहरदार पोर्शन से हमने एरो लगा रखा है। तो ये जब इंटरनल कन्वर्शन होता है तो उसे हमें इस एरो से दर्शाना है, और जब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रहा है तब भी हमें इसको एरो से दर्शाना है। यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझ लेनी है, ये डायग्राम तो आपको पूरा बनाना ही है, उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और हमें यहाँ पर बतानी है कि ये जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट या सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट जो हुई है, तो वो हम इस फॉर्मूला 2s+1 से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जब ये फॉर्मूला हमने काम में लिया, स्पिन जो होती है वो होती है S = S1 + S2, ठीक है। तो जब ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में गया तो हम ये देख रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में जो इसकी स्पिन थी, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन है और दूसरी इसकी एंटी क्लॉकवाइज में है, वो स्पिन आपको S1 एक्साइटेड स्टेट में नज़र आ रही है। एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, यानी एक का +½ है और एक का -½ स्पिन है। तो उसके लिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2s+1। तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमने फॉर्मूला लगाया S = S1 + S2, और विच इज़ इक्वल टू S1 है अगर +½ तो S2 है -½ विच इज़ इक्वल टू 0। तो S हमारे पास 0 आ गया, तो 2s+1 में हमारे पास वैल्यू आ गई 1, क्योंकि 2 × 0 + 1 = 1। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया एकक मूल अवस्था या एकक मूल अवस्था तो ग्राउंड स्टेट हुई, और एकक उत्तेजित अवस्था यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट ये हुआ, ठीक है। अब जब हमने ये ट्रिपलेट स्टेट की अगर हम बात करें, यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन सेम है, सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और जब ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका मतलब जो S की वैल्यू है S1 और S2 दोनों ही +½ है, और उसके लिए फिर हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो है S = S1 + S2 = S1 भी +½ है और S2 भी +½ है, और विच इज़ इक्वल टू 1 हो गया। तो S हमारे पास 1 आ गया, तो इसका मतलब 2s+1 फॉर्मूला में जो हमारी वैल्यू आएगी, तो 2 × S की वैल्यू 1 + 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3। तो इसलिए ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें डबलेट एक्साइटेड स्टेट क्यों नहीं होता, क्योंकि जो फॉर्मूला हमारा लग रहा है वो फॉर्मूला है 2s+1, जिसमें या तो इसकी वैल्यू 1 आएगी या 3 आएगी, और इसलिए ये ट्रिपलेट
डबलेट नहीं होगा। तो इसलिए इस डायग्राम में आपको ये जो एरो आपका दिख रहा है यहाँ पर, ये एनर्जी लेवल है जिसमें आप ये देख रहे हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी बढ़ रही है। तो S1 की एनर्जी कम है, S2 की उससे ज़्यादा है, S3 की उससे ज़्यादा है, और S3 से T1 की एनर्जी कम है। इस डायग्राम में हमें S3 से T3 की एनर्जी कम है, S2 से T2 की एनर्जी कम है, S1 से T1 की एनर्जी कम है। और इस तरह से जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो इनमें दो प्रकार से जो परिवर्तन होते हैं वो संभव है। एक होता है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, या जिसे हम कहते हैं विकिरण रहित संक्रमण उत्सर्जन, और दूसरा जो परिवर्तन होता है वो विकिरण सहित संक्रमण या विकिरण संक्रमण, या जिसे हम रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं। तो जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है उसे हमने इस वेवी पोर्शन से दर्शाया है, चाहे वो इंटरनल कन्वर्शन हो, चाहे वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यानी चाहे IC हो चाहे ISC हो, उसे हमने इस लहरदार तीर के द्वारा समझा रखा है। तो ये ज़रूरी है। और जो ट्रांजिशन आपका विकिरण सहित हो रहा है यानी रेडिएटिव ट्रांजिशन हो रहा है, उसे हमने सिंपल लाइन एरो से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे हमने, जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, फ्लोरेसेंस को एक हमने तीर से समझा रखा है यानी प्रतिदीप्ति, और स्फुरदीप्ति या फॉस्फोरेंस को भी हमने इस तीर के द्वारा समझा रखा है। तो इन बातों का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। अब इस डायग्राम का डिटेल हम कल पढ़ेंगे, तो आज आप इस डायग्राम को अच्छे से समझना। थैंक यू।